सभी प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अपने जो पढ़ रहे हैं व्याकरण, उसमें आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पदबंध। पदबंध है वो कई विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन आया कि सर ये टॉपिक है, ये रीड के अंदर है और ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा भाई चलिए इसके ऊपर अपने एक क्लास है वो डालते हैं और इस टॉपिक को पूरा छान देते हैं। अपने कोई ज़्यादा टॉपिक ये कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल टॉपिक है। तो शुरू करेंगे अपने पदबंध। अब पदबंध टॉपिक जब मैंने देखा इसे और जब इसके थोड़े बहुत नोट्स मैंने बनाए तो एक चीज़ की मुझे बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि कुछ पुस्तकें मैंने देखी कि देखते हैं पुस्तकों में किस प्रकार से क्या लिखा हुआ है इसमें। तो पुस्तकों में देखते हैं तो पुस्तकों के अंदर आधे पेज में, एक पेज में पूरा टॉपिक ही ख़त्म कर दिया। ना उसमें कुछ स्पष्ट बताया गया है कि भाई पदबंध है, इस चीज़ को कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से उत्तर देना है। ऐसी कोई चीज़ें मुझे नहीं मिली। इसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा अध्ययन किया और फिर ये पदबंध है जो मैं बता देता हूँ कि ये जैसे ग्रामर के टॉपिक होते हैं ना पुराने, जैसे संधि है टॉपिक, तो संधि बहुत पुराना टॉपिक है। जब से हिंदी बनी तब से ये संधि है टॉपिक हिंदी ग्रामर के अंदर लागू है, लेकिन पदबंध के अंदर ऐसा नहीं है। पदबंध हिंदी व्याकरण में पुराना टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को इजाद किया गया है, आधुनिक हिंदी है उसमें जोड़ा गया है इसको। तो इसका थोड़ा सा अध्ययन किया तो फिर जो इसके प्रति थोड़ा बहुत संशय था वो बिल्कुल ही छट गया। ऐसा कोई टॉपिक ये हार्ड, कठिन, डरने वाला कोई टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सरल टॉपिक है। चलिए इसको समझेंगे अपने। और अगर ये क्लास आप देख लेंगे, ये जो व्याकरण है पदबंध की जो मेरी क्लास है, इसको एक बार देखने से जो आपका पदबंध है वो, मैं इस चीज़ की मतलब गारंटी और मुझे इस चीज़ का आभास है कि कभी भी आपका ये टॉपिक है, इससे जुड़ा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं पदबंध को। अब पदबंध है क्या? यानी कि इसमें एक है शब्द पद, वो तो सभी जानते हो आपकी पद है वो व्याकरण के अंदर उसका क्या अर्थ है। जैसे शब्द होता है, एक शब्द स्वतंत्र होता है, जैसे राम शब्द है, मोहन शब्द है, भोजन शब्द है, मिठाई शब्द है, यानी कि सभी संज्ञाएं, संज्ञा हो उसे शब्द कहते हैं। तो कोई भी शब्द हो वह स्वतंत्र हो तो वह शब्द है, लेकिन उस शब्द को अगर आप वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द ही क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जिस प्रकार से कोई भी जैसे स्कूल है, सरकारी विभाग है या प्राइवेट संस्था है, तो उसमें अनेक व्यक्ति काम करते हैं। जैसे मजदूर है, कि कोई कारखाना चल रहा है, उसमें मजदूर है कि 2000 मजदूर है। अब उन 2000 मजदूरों में एक व्यक्ति को उठा करके किसी सीट पे बैठा दिया जाए और उसे कह दिया जाए कि आप इसके प्रधान हो, तो उस व्यक्ति को क्या मिल गया? पद मिल गया एक। तो उस व्यक्ति को एक पद दे दिया जाता है। इसी प्रकार किसी शब्द को उठा करके वाक्य के अंदर फिट कर दिया जाए, वाक्य के अंदर प्रयोग कर दिया जाए, तो उस शब्द का एक पद होता है। और जो पद होता है उसका एक परिचय होता है, हमेशा ही परिचय होता है कि उस वाक्य में वह क्या काम कर रहा है। कर्ता का काम कर रहा है, कर्म का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, किस चीज़ का वह काम कर रहा है। तो पद का अर्थ आप समझ गए होंगे कि कोई भी शब्द हो, स्वतंत्र शब्द हो, उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। चलिए पदबंध होता क्या है? शब्द का मैंने परिभाषा बताई है कि प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक समूह शब्द कहलाता है। व्याकरण के नियमों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। स्वतंत्र शब्द है, जैसे देखिए मोहन है, गढ़ी है, दिल्ली है, पुरानी है, ये सभी शब्द है। यानी कि मोहन है वो संज्ञा है, गढ़ी भी संज्ञा है, पुरानी विशेषण है, तो ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। तो ये स्वतंत्र शब्द है। अगर इन स्वतंत्र शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए, जैसे मैंने देखिए मोहन का प्रयोग कर दिया, दिल्ली का भी प्रयोग कर दिया वाक्य में, गढ़ी का भी प्रयोग कर दिया और पुरानी का भी प्रयोग कर दिया। यहाँ इनका कोई पद नहीं है, लेकिन यहाँ वाक्य में इनका एक पद है कि ये जो पुरानी है वाक्य में किस चीज़ का काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। गढ़ी है वो वाक्य में संज्ञा का काम कर रही है। दिल्ली है वो किस चीज़ का काम कर रहा है?
करण कारक का काम कर रहा है, और मोहन है वो वाक्य में क्या चीज है, कर्ता है, और लाया शब्द है वो क्या है, क्रिया है। तो ये सभी शब्द यहां आकर के क्या बन गए, पद बन गए। क्या बन गए, पद बन गए। तो व्याकरण के नियमों, कारकों, विभक्तियों के प्रयोग से शब्द में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। वाक्य में जब शब्द का एक निश्चित पद हो जाता है, वह शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो ये पद की क्या है, परिभाषा है। अब चलते हैं पदबंध। पदबंध क्या है कि वाक्य में कुछ न कुछ प्रकार्य करने के कारण एक शब्द को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य में कोई ना कोई शब्द कोई काम कर रहा है, उसका काम है कोई ना कोई, तो वो काम क्या है, पद है। यदि उसी प्रकार्य को एक से अधिक पद मिलकर करते हैं, एक शब्द, वाक्य में एक शब्द एक पद कोई ना कोई काम करता है, और उसी काम को एक से अधिक पद मिलकर के करे, तो वो एक से अधिक जो पद होंगे उनका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। यानी इस पद के साथ वो जुड़े हुए हैं, जो इस पद का काम है वही उन सब का काम है। जैसे एक पद हुआ करता हुआ, जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन यहाँ क्या है, पद है एक। अब मोहन क्या करता है, और अगर इस मोहन के साथ जुड़े हुए कोई दूसरे भी पद हो जो कर्ता का ही काम कर रहे हो, तो वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। चलिए इसको जानेंगे, अभी आएगा। यदि उसी प्रकार्य को एक से अधिक पद मिलकर करते हैं, तो पदों के ऐसे बंध को या समूह को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। देखिए इससे आप समझ जाएंगे। ये जो उदाहरण दिया हुआ है, सामान्य वाक्य क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ये कौन है, लड़का करता है। वाक्य में किस चीज का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। अब यहां देखिए, सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब जो सुंदर लड़का है ये करता है। ये दोनों ही शब्द क्या है, कर्ता का काम कर रहे हैं। आपने वाक्य विचार कहीं से पढ़े हो, सीखे हो, तो वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। अब जो उद्देश्य होता है वो कौन होता है, कर्ता होता है, और जो उद्देश्य का परिचय होता है वो भी कौन होता है, कर्ता ही होता है। ठीक है, तो यहां देखो ये उद्देश्य है पूरा ही, ये पूरा ही क्या है, उद्देश्य है। तो यहां सुंदर लड़का है, ये दोनों शब्द मिलकर किसका काम करें, कर्ता का ही काम करें। ये अकेला शब्द भी, अकेला पद भी कर्ता का काम कर रहा है, दोनों मिलकर भी कर्ता का काम कर रहे हैं। अब यहां देखिए, ये जो लड़का है ये कर्ता था ना, सुंदर था वो भी करता था, अब इसके साथ और जुड़ गया, होशियार व सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो ये सभी शब्द मिलकर के किसका काम करें, कर्ता का ही काम कर रहे हैं। अब यहां देखो, मेरे पड़ोस में रहने वाला सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब ये सारे शब्द मिलकर के कर्ता का ही काम कर रहे हैं। यानी कि ये भी करता है, दोनों मिलकर करता है, ये तीनों चारों मिलकर करता है, और ये पांचों छह जो जितने भी शब्द है ये मिलकर भी करता है। तो ये इस परिभाषा का उदाहरण है। परिभाषा क्या है, वाक्य में कुछ न कुछ प्रकार्य करने के कारण एक शब्द होता है वो पद कहलाता है। यदि उसी प्रकार्य को एक से अधिक पद मिलकर करते हैं, तो वे पदों के ऐसे बंध को या ऐसे समूह को क्या कहते हैं, पद बंध कहते हैं। यहां ये सिर्फ पद है, लड़का है वो पद कहलाएगा, लेकिन यहां एक से अधिक शब्द मिल गए, एक से अधिक पद मिल गए, और सभी मिलकर के जो ये काम कर रहा था, ये पद काम कर रहा था, ये सारे मिलकर के इसी का काम कर रहे हैं। यानी कि ये करता था, ये भी कर्ता के साथ जुड़ गया, ये करता था, ये सारे कर्ता के साथ जुड़ गए। यहाँ भी ये सारे ही किसके साथ जुड़ गए, कर्ता के साथ ही जुड़ गए। वाक्य में अगर इनका कोई पद है, वाक्य में इसका अगर कोई पद है इन सभी का, तो वो कर्ता है। यानी कि पूछेगा कि ये चीज क्या है, तो ये वाक्य में कर्ता का काम कर रहे हैं। वाक्य भेद में, वाक्य विचार में मैं फिर कह रहा हूं कि उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य का जो परिचय है वो कर्ता ही कहलाता है। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ता है, अब मोहन है वो कर्ता है यहाँ। अब मेरे पड़ोस में रहने वाला मोहन, अब मोहन का ये परिचय हो गया कि मेरे पड़ोस में रहने वाला, ये क्या हुआ, मोहन का परिचय हुआ। तो कर्ता का जो परिचय होता है वो भी क्या कहलाता है, कर्ता ही कहलाता है। ठीक है,
तो ये सारे ही शब्द मिलकर किसका काम करे हैं? कर्ता का काम करे हैं। तो इन सभी को क्या कहेंगे? पदबंध। यानी कि इस पद के साथ ये जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो इन सभी को क्या कहेंगे? पदबंध कहलाएंगे। ये तो हुई पदबंध की परिभाषा। अब पदबंध में आगे और क्या क्या चीजें हैं, विशेषता क्या है पदबंध की? कई बार क्या होता है कि एग्जाम में सीधा ही पूछ लेते हैं कि निम्न में से पदबंध की दृष्टि से असत्य कथन कौन सा है, तो वहाँ क्या है 3-4 लाइनें डाल देगा और पदबंध की विशेषता पूछ लेगा। तो ऐसे प्रश्नों भी अपने को बच के रहना है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण इकाई का कार्य करते हैं। व्याकरण इकाई का मतलब क्या है? जो व्याकरण, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी ये व्याकरण इकाई क्या चीज़ है? तो व्याकरण इकाई का मतलब है टॉपिक। संज्ञा है वो व्याकरण इकाई है, सर्वनाम है वो व्याकरण इकाई है, विशेषण है वो व्याकरण इकाई है। तो व्याकरण इकाई का मतलब टॉपिक। तो जब एक से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरण इकाई का कार्य करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। कि एक से अधिक पद मिलकर के संज्ञा का काम करे तो वो बंधी हुई इकाई संज्ञा पदबंध है। एक से अधिक मिलकर के कोई विशेषण का काम कर रहे हैं तो वो बंधी हुई इकाई विशेषण पदबंध है। इस प्रकार से तो डॉक्टर हरदेव बाहरी क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने लिख दी। पदबंध वाक्य का पूरा अर्थ नहीं देते हैं। ये कौन कहता है? डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं। फिर देखिए, 2 या अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तब उसे पदबंध कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने दी है। ये परिभाषा नोट कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने परिभाषा। अर्थ वही है कि 2 या 2 से अधिक पद नियत क्रम हो कि निश्चित क्रम हो उनका और निश्चित अर्थ हो। तो निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तब उसे पदबंध कहा जाता है। किसी पद का कार्य करे हो, यानी कि संज्ञा का कार्य करे हो, सर्वनाम का कार्य करे हो, तो वे सभी मिलकर के क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। अब पदबंध की विशेषता है, देखिए क्या है। पदबंध एक से अधिक पदों का होता है, यानी कि एक शब्द एक पद कभी भी पदबंध नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना। पदबंध है वो एक से अधिक पद मिलते हैं तो फिर वो पदबंध कहलाता है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। पदबंध एक से अधिक पदों का होता है। पदबंध संपूर्ण वाक्य नहीं, वाक्यांश मात्र होता है। इस चीज का ध्यान रखना। पूरा वाक्य पदबंध नहीं होता है। ये यहां देखिए, यहां पदबंध यहां तक था, आगे वाक्य तो पड़ा है अभी। तो पदबंध है वो संपूर्ण वाक्य नहीं होता है। वाक्य का एक क्या होता है? अंश होता है। ठीक है। पदबंध में एक शीर्ष पद होता है, शेष उस पर आश्रित पद होते हैं। शीर्ष पद का मतलब क्या है? अंतिम पद। शीर्ष पद का मतलब क्या है? अंतिम पद। जैसे यहां देखिए, सुंदर लड़का, तो ये लड़का है, ये शीर्ष पद कहलाएगा। होशियार व सुंदर लड़का, तो लड़का शीर्ष पद है। मेरे पड़ोस में रहने वाला सुंदर लड़का, तो लड़का शीर्ष पद है। यानी कि पदबंध का अंतिम जो शब्द होगा, अंतिम जो पद होगा, वह क्या कहलाएगा? शीर्ष पद कहलाएगा। पदबंध के सभी शब्द निश्चित क्रम में होते हैं। पदबंध के शब्द के क्रम क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। समास का विग्रह प्राय पदबंध होते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना। समास का विग्रह करते हैं ना अपने संबंध कारक का, तो इन सभी का विग्रह जो होता है वो पदबंध की इस तरह ही होता है। कई बार लाइन आ जाए तो उत्तर दे देना। अब पदबंध में विकारी और अविकारी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विकारी शब्द भी आते हैं और अविकारी भी आते हैं। विकारी पता है ना आपको, अव्यय को कहते हैं। और अविकारी जो शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, ये सभी क्या है? अविकारी है। विकारी अविकारी की परिभाषा क्या है? ये जो मैंने टॉपिक करवाया था वर्ण विचार आपको, उसमें मैं इन सभी चीज़ों को स्पष्ट कर चुका हूँ कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे क्या होते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं।
तो शीर्ष पद मैंने बता दिया। शीर्ष पद कौन सा होता है? अंतिम पद। शीर्ष पद जिस वाक्य कोटि का होता है, आश्रित पद उसी कोटि के माने जाते हैं। यानी कि शीर्ष पद, अंतिम पद अगर विशेषण है तो पदबंध विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगर अंतिम पद संज्ञा है तो वह वाक्य जो पदबंध होगा वह संज्ञा पदबंध होगा। तो इस प्रकार से शीर्ष पद जिस वाक्य कोटि का होता है, वाक्य कोटि की जगह आप व्याकरण कोटि भी लिख सकते हो। किस कोटि का? व्याकरण कोटि का। जिस व्याकरण कोटि का होता है, इसकी जगह आश्रित पद भी उसी कोटि का माना जाता है। क्रिया पदबंध का स्थान वाक्य के अंत में होता है। जो पदबंध के भेद है अभी अपने जानेंगे, कितने भेद होते हैं, कैसे उदाहरण आते हैं उनके। तो उनमें से एक है क्रिया पदबंध। कौन सा? क्रिया पदबंध का स्थान होता है वो वाक्य के अंत में होता है, और बाकी जो होते हैं वो शुरुआत में होते हैं। ठीक है, आगे होते हैं, यानी कि वाक्य के पहले आते हैं, पहली जगह आते हैं, वाक्य के पहले स्थान पे आते हैं। और जो क्रिया होता है वो वाक्य के अंतिम स्थान पे पदबंध होता है। क्रिया पदबंध है, उसका स्थान है वाक्य के अंत में होता है। वह पद जो वाक्य में अर्थ की संगति बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष पद कहलाता है। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। ये जो लाइन है ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। मुहावरों का प्रयोग पदबंध में होता है, इस लाइन को भी नोट करना है। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं। ये मैं समझा चुका हूं बात को कि एक से अधिक पद, दो या दो से अधिक, एक से अधिक पद मिलकर के एक पद का ही कार्य करते हैं। कि किसका कार्य करते हैं? एक पद का। मतलब संज्ञा है तो वो सभी शब्द मिलकर के संज्ञा का काम कर रहे हैं। अगर वो विशेषण है तो वे सभी शब्द मिलकर के विशेषण का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जैसे यहां देखिए, ये जो लाइनें लिखी है ना, इसका उदाहरण है, समझाया गया है। क्या लिखा है उदाहरण? एक बहुत सुंदर तस्वीर दिख रही है। एक बहुत सुंदर तस्वीर दिख रही है। तो शीर्ष पद कौन सा है इसके अंदर? अंतिम। शीर्ष पद कौन सा होता है? अंतिम होता है। शीर्ष पद है वो क्या है? संज्ञा है। तो ये आश्रित पद क्या कहलाएंगे? संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? संज्ञा पदबंध। अतः संपूर्ण पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा, अंतिम जो पद होगा। अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि संज्ञा क्या होती है। यहां मैंने बोल तो दिया, पदबंध जानने के लिए, पदबंध सीखने के लिए आपको व्याकरण कोटियों का ज्ञान 100% होना चाहिए। यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि ये शब्द संज्ञा होता है, ये शब्द सर्वनाम होता है, ये शब्द विशेषण होता है, ये शब्द क्रिया विशेषण होता है। इन व्याकरण कोटियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि संज्ञा क्या होती है, ये ही नहीं पता कि ये शब्द संज्ञा है या नहीं है, अगर इतनी बात मालूम नहीं है तो भैया कोई मतलब नहीं है पदबंध को सीखने का। सबसे पहले क्या सीखिए? संज्ञा सीखिए कि ये शब्द संज्ञा होता है या नहीं होता, ये मालूम होना जरूरी है। ये शब्द विशेषण होता है या नहीं होता, ये मालूम होना जरूरी है। ये शब्द क्रिया विशेषण में आता है या नहीं आता है, ये मालूम होना जरूरी है। तो पदबंध सीखा जाएगा। ठीक है, संज्ञा जानना जरूरी है, सर्वनाम जानना जरूरी है, विशेषण जानना जरूरी है, अव्यय शब्द जानना जरूरी है। ये सारे ही टॉपिक की क्लासें मैं दे चुका हूँ और भली भांति मैं इन सभी टॉपिकों को समझा चुका हूँ। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए और जो क्लासें हैं वो क्लासें आप लीजिए और फिर उनको देखिए। उनको देखने के बाद यहाँ आइए। ठीक है, एक बहुत सुंदर तस्वीर दिख रही है, तो तस्वीर शब्द क्या था? इसमें संज्ञा थी। तस्वीर क्या थी? संज्ञा थी। संज्ञा का मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि संज्ञा क्या होती है। प्रत्येक वस्तु जो इस दुनिया में है वह संज्ञा है, सीधी सी बात है।
प्रत्येक वस्तु क्या है? संज्ञा है। इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम है, बिना नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो जो उसका नाम है वही उसकी संज्ञा है। नाम और संज्ञा एक दूसरे के पर्याय है। नाम पूछ लो, संज्ञा पूछ लो, बात एक ही है। ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है। वे वस्तुएं जो दुनिया में एक से अधिक है, ज़्यादा है, वो जातिवाचक होती है। जो एक ही दुनिया में हो वह व्यक्तिवाचक होती है। और भाववाचक संज्ञाएं वे होती है जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा होगी उन्हें कभी छुआ नहीं जा सकता, उन्हें कभी देखा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि बुरा, क्या मैंने कहा? बुरा। तो बुरा शब्द है वो विशेषण भी है और जातिवाचक संज्ञा भी है। जैसे मैंने कहा बेरोजगार, तो बेरोजगार को आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन मैंने बोल दिया बेरोजगारी, तो बेरोजगारी कभी भी दिखती नहीं है, ना आप बेरोजगारी को छू सकते हो। तो भाववाचक संज्ञा होगी, उसे कभी भी छुआ नहीं जा सकता। तो चलिए अपने थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं, ये बीच में बात आ गई तो मैंने बता दिया आपको। अपने टॉपिक चल रहा है पदबंध, इसकी तरफ वापस लौटते हैं अपने। तो पदबंध का मैंने बताया कि जो शीर्ष पद होगा, वह शीर्ष पद अगर सर्वनाम है तो सभी पद मिलकर के सर्वनाम का काम कर रहे हैं। अगर शीर्ष पद संज्ञा है तो वे सभी मिलकर के संज्ञा का काम कर रहे हैं। यहां देखिए बहुत सुंदर दिखने वाले आप, तो आप शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। तो ये सभी शब्द मिलकर के, सभी पद मिलकर के किसका काम कर रहे हैं? सर्वनाम का काम कर रहे हैं। इसलिए ये पदबंध कौन सा कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध होगा। फिर देखिए पदबंध एक व्याकरण इकाई का कार्य करते हैं। सभी पद मिलकर जिस व्याकरण इकाई का कार्य करते हैं वे सभी उसी व्याकरण इकाई का पदबंध माने जाते हैं। ये बात ऊपर भी अपने पढ़ चुके हैं। अब पदबंध जानने या समझने के लिए ये बात मैं बता चुका हूं आपको। व्याकरण कोटियों यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अब परीक्षा में क्या है? परीक्षा में प्रश्न जिस प्रकार पूछा जाता है उसी प्रकार से पदबंध का उत्तर भी दिया जाता है। ये जो लाइन लिखी है ये इन उदाहरणों में स्पष्ट होती है बात कि बहुत धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति, ये प्रश्न आ गया मान लीजिए परीक्षा में, और उसने अंडरलाइन करके कहां से कहां दिया? अंडरलाइन करके देगा वो, ये चीज ध्यान रखना। अंडरलाइन करके प्रश्न पूछेगा, यहां से लेकर के यहां तक अंडरलाइन कर दिया और पूछता है कि रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो आपको यह देखना है अंतिम पद कौन सा है। अंतिम पद क्या है? व्यक्ति। और व्यक्ति क्या होता है? संज्ञा होती है। अब आप स्वयं को पूछिए कि व्यक्ति है वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक होती है कि जातिवाचक होती है? देखिए इस संज्ञा का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं बीच में से। व्यक्ति शब्द है वो जातिवाचक होता है या व्यक्तिवाचक होता है? तो व्यक्ति शब्द होता है वो जातिवाचक होता है, ध्यान रखना। ठीक है। कहीं व्यक्ति शब्द ही आ गया और आपसे पूछ लिया कि कौन सी संज्ञा है, तो आपने कहोगे इसमें क्या जानना, ये तो सिंपल सी बात है, व्यक्ति लिखा हुआ है तो व्यक्तिवाचक है। ऐसा नहीं है। व्यक्ति शब्द कौन सा है? जातिवाचक है। तो अपने ये देख रहे हैं कि व्यक्ति शब्द है वो संज्ञा है। संज्ञा है तो आपको उत्तर क्या देना है? संज्ञा पदबंध उत्तर दे देना है। अगर इसी वाक्य को वो यहां से लेकर के यहां तक अंडरलाइन करके दे देता है, यहां से लेकर के यहां तक अंडरलाइन करके दे देता है, तो अब क्या है? ये जो पूरा पदबंध है, ये 2 या 3 शब्द जो पद है बहुत धीरे धीरे, ये जो पद है 3 पद है, ये वाक्य में क्या है आपको ये ध्यान रखना है। बहुत धीरे धीरे, तो ये शब्द क्या है वाक्य में? क्रिया विशेषण है। क्या है ये वाक्य में? क्रिया विशेषण है। तो अब आपको क्रिया विशेषण उत्तर देना है। तब आपको क्या देना है? क्रिया विशेषण उत्तर देना है। यहां
अब देखिए, अगर इसी वाक्य को वो यहां तक अंडरलाइन करता है, कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक अंडरलाइन कर देता है, वो यहां से लेकर के यहां तक अंडरलाइन करता है, यानी कि ये जो संज्ञा है, संज्ञा आखिर में है, संज्ञा पदबंध बन सकता है, लेकिन उसने अंडरलाइन करते समय संज्ञा को छोड़ दिया। संज्ञा को जिस वाक्य में छोड़ देते हैं, संज्ञा पदबंध बन सकता है, लेकिन वो अंडरलाइन करके नहीं देता है, यहीं तक पूछता है, तो ये अब पदबंध कौन सा होगा, विशेषण पदबंध होगा। अब ये कैसे होंगे, ये अपने सीखना है। ठीक है, चलते हैं, आए पदबंध को समझे। चलिए पदबंध को समझते हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब कई विद्वान हैं, वो पदबंध के कितने भेद मानते हैं, 8 भेद मानते हैं, लेकिन 5 ही उत्तर देना है आपको। ठीक है, कई विद्वान हैं वो 8 भेद मानते हैं, उत्तर कितना देना है, 5 उत्तर देना है। ठीक है, अब कई किताबों में भी 8 दिए हुए हैं, लेकिन अपने को क्या मानने हैं, 5 मानने हैं। जो इन्होंने 5 से अलग गिनाए हैं वो ये गिनाए हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, भेदों की संख्या 5 बतानी है। अब समुच्चय बोधक कब बताना है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, कि इस प्रकार का प्रश्न आए तो वहां समुच्चय बोधक आप पदबंध बता देना। ठीक है, अभी सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि भेदों की संख्या पूछे तो कितने बताने हैं, 5 बताने हैं। उपयुक्त तीनों पदबंध के उदाहरण क्रिया विशेषण पदबंध में माने जाते हैं, जो अलग है वो। चलिए नंबर 1 सीखते हैं अपने संज्ञा पदबंध। तो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध में शीर्ष पद का मतलब अंतिम पद संज्ञा शब्द होता है, तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब शीर्ष पद देखना है, साल भर परिश्रम करने वाला छात्र, ये शीर्ष पद है। क्या है, शीर्ष पद है। शीर्ष पद क्या चीज है, संज्ञा है, तो पूरा पदबंध कौन सा कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। फिर देखिए दूसरा, हिंदी पढ़ाने वाले गुरुजी, हिंदी पढ़ाने वाले गुरुजी, गुरुजी शब्द क्या है, संज्ञा है। संज्ञा है तो पूरा पदबंध कौन सा कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आपको इतना ही देखना है बस, शीर्ष पद, शीर्ष पद है जो अंतिम पद है वो क्या चीज है, व्याकरण की किस कोटि का है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कौन सा है। अब मेज पर रखी हुई पुस्तक क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्या है, बिल्कुल संज्ञा है ये, तो पूरा पदबंध क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। शीर्ष पद व आश्रित पद दोनों मिलकर पदबंध कहलाता है। यही तो बात है कि एक शब्द एक पद कभी भी पदबंध नहीं होगा, ये शीर्ष पद मिलेगा और इसके ऊपर जो आश्रित पद होंगे ये दोनों मिलकर के क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। अब किस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि वाक्य में पदबंध का शीर्ष पद यानी कि अंतिम पद अगर संज्ञा है तो वह पदबंध संज्ञा पदबंध ही माना जाएगा, चाहे उस पदबंध में विशेषण का प्रयोग हो, अव्यय का प्रयोग हो, सर्वनाम का प्रयोग हो या फिर नहीं हो। आपको यह ध्यान रखना है कि जो रेखांकित किया गया है, जो अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन संज्ञा तक होना चाहिए, संज्ञा उसमें आनी चाहिए, संज्ञा आनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, जो रेखांकित किया गया है उसमें संज्ञा शामिल होनी चाहिए, अंतिम पद संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, अंतिम पद संज्ञा है तो इधर आपको कुछ लेना देना नहीं है कि विशेषण हो, क्रिया हो, क्या हो, कुछ भी हो जाए, अंतिम पद शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो नोट में मैंने यही बात लिखी है। ठीक है, कि वाक्य में पदबंध का शीर्ष पद अंतिम पद अगर संज्ञा है तो वह पदबंध संज्ञा पदबंध ही होगा।
चाहे उस पदमन में विशेषण अव्यय सर्वनाम का प्रयोग हो या नहीं हो। अब देखिए ये क्या है कि संज्ञा पदमन की विशेषताएं क्या है। संज्ञा पदमन में प्राय विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं, जैसे मोटा आदमी। तो मोटा आदमी ये आदमी शब्द संज्ञा है। अब मैंने वाक्य बना दिया कि बहुत मोटा आदमी जा रहा है, तो बहुत मोटा आदमी, तो यहां आदमी को अंडरलाइन कर लिया आखिर में, तो आदमी संज्ञा हो गया, तो संज्ञा पदमन। तो बहुत कमजोर फूल किसने तोड़ा, क्या बना दिया मैंने, बहुत कमजोर या सुंदर कुछ भी लगा लो, बहुत सुंदर फूल किसने तोड़ा, तो अंडरलाइन अगर फूल तक है, फूल शामिल है उसमें, तो संज्ञा पदमन होगा, क्योंकि फूल संज्ञा है। कि मैदान में 4 घोड़े दिख रहे हैं, तो मैदान में 4 घोड़े, यहां तक घोड़े तक अंडरलाइन है, तो वह क्या है, संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध में सभी विशेषण शब्दों का प्रयोग हो सकता है, सभी विशेषण शब्दों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो अंडरलाइन किया होगा, रेखांकित किया होगा, वह संज्ञा तक होना चाहिए, यानी कि संज्ञा उसमें शामिल होनी चाहिए, अंतिम पद शीर्ष पद संज्ञा होनी चाहिए बस। लेकिन अगर संज्ञा शामिल नहीं है, अंतिम शीर्ष पद विशेषण ही है, तो संज्ञा पदबंध नहीं होगा। ठीक है, शर्त बता दी मैंने। तो कुछ पैसे कि बाजार जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, ये पूरा वाक्य आ गया, बाजार जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो अंडरलाइन कहां तक होगा, बाजार जाने के लिए कुछ पैसे, यहां तक पैसा शब्द है वो अंतिम शब्द होना चाहिए, तो वो संज्ञा पदबंध है। कि वह आदमी, तो वह आदमी, वह क्या है, यहां ये सर्वनाम है क्या, बिल्कुल सर्वनाम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साथ में क्या है, संकेतवाचक विशेषण भी है। ये क्या है, वह आदमी जा रहा है, वह आदमी जा रहा है, यहां वह शब्द सर्वनाम तो है, कोई डाउट नहीं है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन साथ के साथ वह शब्द सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण भी है साथ में। इसलिए तो कह रहा हूं कि सभी विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा पदबंध में हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा वह आदमी जा रहा है, सॉरी यहां मैंने ये नहीं कहा वह आदमी, वाक्य नहीं बनाया, मैं वाक्य बना रहा हूं अभी, कि बहुत सुंदर दिखने वाला वह आदमी, क्या बना दिया मैंने, बहुत सुंदर दिखने वाला वह आदमी, तो बहुत सुंदर दिखने वाला वह आदमी, आदमी को अंडरलाइन साथ में करना है, आदमी अंतिम पद होना चाहिए, तो संज्ञा पदबंध है। अगर अंडरलाइन कहां तक हो, बहुत सुंदर दिखने वाला वह, यहां तक अंडरलाइन हो, तो फिर गड़बड़ है, संज्ञा पदबंध नहीं होगा। ठीक है, अंतिम पद क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए अंतिम पद। तो 2 किलो सब्जी, इसी प्रकार जयपुरी पगड़ी, जयपुरी पगड़ी से किस प्रकार बनेगा शब्द, कि बहुत सुंदर दिखने वाली जयपुरी पगड़ी लेकर आओ, वाक्य बन गया। अब अंडरलाइन कहां तक हो, तो संज्ञा पदबंध होगा, कहां तक होनी चाहिए अंडरलाइन, बहुत सुंदर दिखने वाली जयपुरी पगड़ी, पगड़ी तक अंडरलाइन होना चाहिए, ये पगड़ी अंतिम शब्द होना चाहिए, तो संज्ञा पदबंध है। ठीक है, संज्ञा पदबंध में अंतिम पद संज्ञा होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं मैं। संज्ञा पदबंध में सभी 5 विशेषण शब्द आते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी देखो मैंने बताया आपको बना करके, इसमें भी है, देखिए कि बहुत मोटा आदमी जा रहा है, तो अंडरलाइन कहां तक है, आदमी तक है, तो संज्ञा पदबंध। तेज दौड़ने वाले 4 घोड़े, अब देखो तेज है, ये तेज है, वो क्या है, क्रिया विशेषण है, लेकिन अंडरलाइन कहां तक है, घोड़े तक है, घोड़ा शामिल है, और अंतिम पद संज्ञा है,
कोई दिक्कत नहीं है, संज्ञा पदबंध है। सुंदर दिखने वाली वह महिला, अंतिम पद संज्ञा है, संज्ञा पदबंध है। फिर है उपाधि सूचक, अर्थात नाम से पहले श्रीमान, महाराज संज्ञा पदबंध में आते हैं, ध्यान रखना। जैसे महाराज का शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा? यशस्वी महाराज, बहुत बड़े यशस्वी महाराज कहाँ गए, वाक्य बन गया, बहुत बड़े यशस्वी महाराज कहाँ गए। तो बहुत बड़े यशस्वी महाराज, यहां तक शब्द क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। आशीर्वाद देने वाले महाराज, ये लो बनाया हुआ है, से प्राप्त प्रसाद प्राप्त करो, तो अंतिम पद क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध है। सभी में शीर्ष पद अंतिम पद क्या है? संज्ञा है। जितने भी उदाहरण है यहां दिए हुए हैं सभी में क्या है? अंतिम पद क्या है? संज्ञा पदबंध है। अब देखिए पदबंध में दो संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है तो वह संज्ञा पदबंध माना जाता है। क्या लाइन लिखी हुई है कि दो शब्दों में संबंध कारक का चिन्ह है वो प्रयोग होना चाहिए। जैसे लंका का राजा रावण, तो लंका का राजा, ये शब्द दोनों क्या है? संज्ञा है। बीच में किसका प्रयोग हुआ है? संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और अंतिम शब्द है वो तो संज्ञा है ही, तो ये भी किस में माना जाएगा? संज्ञा पदबंध में माना जाएगा। लेकिन नोट डला हुआ है, नोट में क्या लिखा है ये देखिए। पहले तो मैंने नियम बना दिया, नियम क्या लिखा है कि पदबंध में दोनों शब्द संज्ञा शब्द हो और उनके मध्य संबंध कारक का चिन्ह, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है? का, के, की, इनका प्रयोग हो तो वह संज्ञा पदबंध है। लेकिन संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग हो, अव्यय शब्दों के साथ नहीं हो। अगर अव्यय शब्दों के साथ होगा तो पदबंध क्रिया विशेषण माना जाएगा। यानी कि मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो संबंध कारक का चिन्ह है ये किसके मध्य प्रयोग हो? संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हो। अगर, यहां क्या लिखना है? अगर अव्यय शब्दों के साथ, सॉरी इसको नहीं को काट दीजिए, एक मिनट रुकिए, सीधे पढ़ लेते हैं कि ये जो संबंध कारक के चिन्ह है इनका प्रयोग किसके साथ होना चाहिए? संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग हो, अव्यय शब्दों के साथ नहीं हो। किसके साथ नहीं हो? संबंध कारक का प्रयोग अव्यय शब्दों के साथ नहीं हो भी सकता है, परंतु वह अगर हो गया तो संज्ञा पदबंध नहीं होगा, वह क्या होगा? क्रिया विशेषण में चला जाएगा। अव्यय शब्दों के साथ नहीं हो, अगर अव्यय शब्दों के साथ होगा तो पदबंध क्रिया विशेषण माना जाएगा। यहां से लाइन अलग बन गई, यहां से ये लाइन अलग बन गई है, ये लाइन पूरी। अगर अव्यय शब्दों के साथ होगा किसका प्रयोग? इनका। इनका प्रयोग। ठीक है, तो यहां संबंध कारक का चिन्ह है वो किसके साथ होना चाहिए? संज्ञा शब्दों के साथ होना चाहिए। लेकिन यहां एक चीज और बता देता हूं कि अगर इन संबंध कारक के चिन्हों का प्रयोग, जैसे यहां समझाता हूं मैं आपको, जैसे मोहन की बहन गीता सुंदर है, ठीक है। राजा दशरथ के पुत्र राम
दयालु है। दो वाक्य आगे। अब देखिए संबंध कारक के चिन्ह कहाँ है, ये रहा और ये रहा। अब अंडरलाइन कहाँ तक है, यहाँ तक है। राजा दशरथ राम के पुत्र राम, यहाँ तक है। ठीक है, तो पहली तो बात यही होगी कि अंतिम पद है वो संज्ञा है, गीता शब्द है वो संज्ञा है, राम शब्द है वो संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध हो गया। क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। और दो ये जो संबंध कारक के जो चिन्ह है ये भी किसके मध्य लगे हुए हैं, राजा दशरथ के पुत्र, तो दोनों ही संज्ञा हैं, ये भी संज्ञा है और पुत्र भी संज्ञा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की है वो किसके मध्य लगी है, मोहन और बहन के बीच में, तो मोहन भी संज्ञा है, बहन भी संज्ञा है। अपने जो चीज बताई है वो दोनों ही बातें फिट बैठती है। अंतिम पद संज्ञा है, अंतिम पद संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। और कारक चिन्ह का के की का प्रयोग है वो भी दो संज्ञा शब्दों के साथ है, दो संज्ञा पदों के साथ है, तो संज्ञा पदबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से पूछ ले, अब मैं मेरी बात को गलत साबित करके दिखा रहा हूं, किस प्रकार पूछ ले कि छत के ऊपर वाला बंदर चंचल है, ये वाक्य आ गया। अब इसको रेखांकित कहां तक कर दिया, यहां तक कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो संबंध कारक का चिन्ह है ये के दिख गया, ये किसके मध्य है, किसके मध्य है, छत और ऊपर के मध्य है। छत है वो तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये जो ऊपर है ये अव्यय है, संज्ञा नहीं है। ये क्या है, अव्यय है। ये क्या है, अव्यय है। तो आप कहोगे कि अभी तो गुरुजी ने कहा था कि ये के है, का के की है, संबंध कारक के चिन्ह है, दो संज्ञा पदों के साथ होने चाहिए। लेकिन अब गुरुजी ने इससे पहले एक बात और बताई थी और उस बात पे नोट डाल करके लिखा था, क्या, अगर ये रेखांकित किया हुआ है और उसका अंतिम पद संज्ञा है, अंतिम पद संज्ञा है, तो इधर किसी चीज का प्रयोग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वह अव्यय हो, चाहे वह विशेषण हो, चाहे वह क्रिया हो, चाहे वह सर्वनाम हो, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखो एक बात मेरी झूठी होगी, लेकिन वो झूठी बात सच कैसे हुई, इससे पहले मैं नोट डाल करके समझा चुका हूं कि भाई अगर अंतिम पद संज्ञा है तो इधर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पदबंध कौन सा माना जाएगा, संज्ञा पदबंध ही माना जाएगा। अब देखिए इसका प्रयोग किस प्रकार हो। अब मैंने लिख दिया कि छत के ऊपर बैठा है। अब यहां तक अंडरलाइन कर दिया। अब क्या कर दिया, यहां तक अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए आप, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, इन दोनों के बीच में संबंध कारक जुड़ गया। लेकिन अब संबंध कारक है वो किसके मध्य जुड़ा हुआ है, यहां तो संज्ञा है और यहां क्या है, सर्वनाम। यहां क्या है, सॉरी अव्यय है, ये सर्वनाम नहीं है, क्या है, अव्यय है। ये क्या है, अव्यय है। अब मैं एक वाक्य और लिख रहा हूं,
ये दो आ गए भाई, ये पहला और ये दूसरा। अब आप देखिए जो मैंने बात बताई है वो यहां लागू करनी है अपने को। अब ये जो संबंध कारक है, इनके चिन्ह हैं, ये अब देखना है कि किसके मध्य लगे हुए हैं। छत के ऊपर संज्ञा और अव्यय अलग अलग आ गया, संबंध कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ। अब ये किसके मध्य लगे हैं? राम और पिता। पिता क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के साथ लगे हुए हैं, दोनों संज्ञा हैं, संबंध कारक का चिन्ह लगा हुआ है। संज्ञा है और अव्यय है और संबंध कारक का चिन्ह लगा हुआ है। अब क्या होगा भाई उत्तर? अब ये जो है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। लेकिन जो ऊपर वाला है वो संज्ञा पदबंध नहीं है, वो क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि संज्ञा पदबंध चल रहा है अपने क्या चल रहा है? संज्ञा पदबंध चल रहा है। तो संज्ञा पदबंध में एक चीज डाउट वाली आई तो मैंने ये चीज क्लियर कर दिया आपको। अब क्रिया विशेषण पदबंध है वो आगे समझाऊंगा और, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइन लिखी थी वो इस चीज के लिए लिखी थी। ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। अब देखो यहां क्रिया विशेषण तो है, लेकिन जिस विद्यार्थी को अव्यय आता है, संपूर्ण रूप से अव्यय का ज्ञान है, वह विद्यार्थी यहां एक चीज और पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? कि भाई अव्यय के साथ अगर संबंध कारक का चिन्ह प्रयोग है, ये अव्यय है, ऊपर अव्यय है और स्थानवाचक अव्यय है, अव्यय के साथ अगर संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग है तो फिर क्रिया विशेषण कैसे हो गया? यहाँ एक चीज और पकड़ लेगा, अगर किसी को अव्यय का ज्ञान है पूरा तो क्रिया विशेषण तो होगा नहीं। ये बात मैं भी कहता हूँ। ये अगर अव्यय में पूछे जाए इस शब्द को, इस लाइन को अव्यय में पूछा जाए कि कौन सा अव्यय है, तो मैं उत्तर दूंगा संबंध बोधक अव्यय है ये, क्योंकि अव्यय शब्द के साथ संबंध कारक का चिन्ह लगा है तो संबंध बोधक अव्यय है। लेकिन पदबंध में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पदबंध के 5 ही भेद स्वीकार किए गए हैं। संबंध बोधक अव्यय जो पदबंध है वो नहीं स्वीकार किया गया है, उसको इसी में शामिल कर लिया गया है क्रिया विशेषण में ही। लेकिन अगर परीक्षा में कि परीक्षा बनाने वाला व्यक्ति कोई इस दिमाग का हो कि नहीं मैं तो कोई अलग ही चीज दूंगा, दे भी सकता है, क्योंकि उसके हाथ पैर तो बंधे नहीं है, डाल सकता है। बाद में झगड़ा हो वो अलग बात है, लिख करके दे दिया उसका क्या जाता है। उसने ऑप्शन में दोनों ही डाल दिए, क्रिया विशेषण भी डाल दिया और संबंध बोधक पदबंध भी लिख दिया, संबंध बोधक पदबंध भी लिख दिया और क्रिया विशेषण पदबंध भी लिख दिया, तो आपको उत्तर क्या देना है? संबंध बोधक देना है आपको उत्तर। अब आप कहोगे गुरुजी संबंध बोधक तो आप भेद ही नहीं बता रहे हो। नहीं, जो पर्टिकुलर जो बात पूछ रहा है वो तो उत्तर वहां दे देना, आप गलत नहीं होगा आपका उत्तर। या तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा, वो झगड़ा होगा उस प्रश्न पे क्या होगा? झगड़ा होगा, रित लगेगी। आपको उत्तर क्या दे करके आना है? आपको संबंध बोधक उत्तर दे करके आना है, ठीक है? संबंध बोधक पदबंध उत्तर देना है। लेकिन अगर वो संबंध बोधक पदबंध दे ही नहीं, ऑप्शन में नहीं दे, तो आपको ढूंढना नहीं है कि संबंध बोधक इसमें कहाँ है, आपको सीधा सा ही आंख बंद करके इस पे टिक लगा देना है, ठीक है? हाँ, चलिए समझ में आ गई होगी बात आपके। तो ये चीज जो मैंने अभी बताई है वो ये वाली है। क्या बताया है? संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, अव्यय शब्दों के साथ नहीं हो। अव्यय शब्दों के साथ अगर होगा तो वह पदबंध कौन सा बन जाएगा? क्रिया विशेषण बन जाएगा। यहां लिखा हुआ है, देखिए, लंका का राजा रावण, तो संज्ञा पदबंध है। फिर देखिए, ऊपर का कमरा दिखाओ, ऊपर का कमरा दिखाओ, तो यहां देखो ये का जुड़ा हुआ है। ये जो का जुड़ा हुआ है किसके मध्य जुड़ा हुआ है? ये अव्यय है और ये संज्ञा है। ये क्या है?
संज्ञा है। तो अब क्या है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। ऊपर शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। ऊपर क्या है, अव्यय शब्द है और शीर्ष पद संज्ञा नहीं है। संज्ञा है लेकिन संज्ञा के साथ संबंध कारक का चिन्ह प्रयोग है और अव्यय शब्द है। वो क्या है, अब अगर यहां ऐसे दिखा दे वो कि ऊपर का बड़ा कमरा गर्म है, तो अब यहां देखिए आप, कमरा शब्द है, तो यहां ऊपर का बड़ा कमरा है, तो कमरा शब्द यहां संज्ञा माना गया है। अब यहां देखिए एक चीज और बता देता हूं यहां आपको। यहां देखिए, वैसे तो ये कमरा, अगर आप सोच रहे हो कि कमरा शब्द है वो तो संज्ञा है अंतिम, तो अंतिम पद संज्ञा है, तो फिर संज्ञा पदबंध क्यों नहीं हुआ। ये कमरे का स्थान है, यहाँ क्या है, सिर्फ कमरे का स्थान बताया जा रहा है कि वो ऊपर का है। इसको, इस सेंटेंस को अगर अपने दूसरे तरीके से लिखे, सही बता देता हूं कि इसको इस प्रकार से लिखना था। कि इसको देखिए, एक मिनट, इसको काटते हैं अपने और इसको इस प्रकार से लिखते हैं। कमरे के ऊपर बैठो, पूरा सेंटेंस लिख दिया मैंने। यहां तो सिर्फ ऊपर का कमरा ही लिखा है सिर्फ, ठीक है। यहां पूरा सेंटेंस यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। अब देखो आप, अब यहां तक अंडरलाइन करता है वो, यहां तक अंडरलाइन करता है, तो अब यहां सेंटेंस यही बनेगा सही। इसको काट देना आप, ठीक है। ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, एक तो पूरा नहीं लिखा हुआ है, दूसरा इसको चेंज करके लिखा हुआ है। इसको आप क्या कर देना, काट देना है इसको। तो कमरे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बैठो, तो यहां ऊपर शब्द है वो अंतिम शीर्ष पद है, वो क्या है, शीर्ष पद है। तो अब ये जो सेंटेंस है वो इसके अंदर शामिल होगा। इस चीज को इस प्रकार लिखना था, लेकिन इस प्रकार लिख दिया गया। इसको सुधार कर लीजिए, इस प्रकार लिखिए इसको। कमरे के ऊपर, ऊपर शब्द है वो शीर्ष पद है, और इसलिए ऊपर शब्द है अव्यय है और शीर्ष पद क्या है, संज्ञा नहीं है। इसलिए ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा पदबंध कहलाएगा, ये कौन सा पदबंध होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण, संज्ञा पदबंध नहीं होगा। यहां देखिए, यहां ये क्या है, अंतिम पद क्या है, संज्ञा है। अंतिम पद क्या है, ये संज्ञा है, तो फिर क्या है, ये संज्ञा पदबंध है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस चीज को आप, एक चीज और है, इसे भी नोट कर लीजिए कि संबंध तत्पुरुष के समास विग्रह है वो अधिकांशतः किस में आते हैं, संज्ञा पदबंध में आते हैं। संबंध तत्पुरुष के समास विग्रह किस में आते हैं, संज्ञा पदबंध के अंदर आते हैं। जैसे राजा का पुत्र, गंगा का जल, आगे कुछ भी लिख लो आप, कुछ भी लिख लो, चाहे सेना का पति, ऋषि की कन्या, दिनों का नाथ, पुत्र का शोक, आगे कोई भी संज्ञा लिख लो आप। इसके साथ अगर क्या जोड़ लो, कोई भी संज्ञा जोड़ लो यहां। राजा का पुत्र राम, गंगा का जल, सेना का पति, ऋषि की कन्या, गंगा का जल स्वच्छ है, इस प्रकार जोड़ लो आप। तो यहां तक अंडरलाइन करता है तो संज्ञा पदबंध है। क्यों, क्योंकि दोनों पद है वो संज्ञा है, संबंध कारक के चिन्ह जुड़े हुए हैं। किसके बीच जुड़े हुए हैं, संज्ञा के बीच जुड़े हुए हैं। दोनों संज्ञाएं हैं तो फिर वो क्या है, संज्ञा पदबंध है। संबंध कारक के अन्य उदाहरण देखो, राम के भाई लक्ष्मण, तो का के की आ रहा है, देखिए भाई ये की आ रहा है, और अंतिम पद संज्ञा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंतिम पद संज्ञा है सभी में। अब यहां देखिए वही बात वापस आ गई कि मछली जल के अंदर रहती है, तो जल के अंदर, तो ये जो के है ये क्या है, संबंध कारक का चिन्ह है, और ये क्या है, अव्यय है। तो अब संज्ञा पदबंध नहीं रह जाएगा। ये अंतिम पद क्या है, यहाँ अंतिम पद अव्यय है, संज्ञा तो है नहीं, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध का
उदाहरण है। फिर देखिए दशरथ का पुत्र राम कृपालु है, तो अंतिम पद क्या है? संज्ञा है। अंतिम पद संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। पास के मकान में रहने वाला लड़का, संज्ञा पदबंध, लड़का अंतिम पद संज्ञा है। पिता के साथ साथ जाने वाली बहन, तो बहन अंतिम पद है, संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध है। यहां देखिए पिता के साथ, पिता के साथ, ये बीच बीच में मैं उदाहरण लिख रहा हूं ताकि ये क्या चीजें हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से गड्ढे हैं, ये गड्ढे खोदे हुए हैं, यहाँ गिरने की संभावना है, यहाँ विद्यार्थी गिर सकता है। तो इसलिए ये जो गड्ढे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ इनके ऊपर टॉर्च जला करके कि आप यहाँ बच के रहना, ठीक है। तो ये के साथ, साथ है वो अव्यय है, अव्यय है तो फिर ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। फिर देखिए राधा की साड़ी सुंदर है, मेरा मकान संज्ञा पदबंध है, बिल्कुल। मेरा यानी कि संबंध है, मेरा, का के की भी आता है संबंध में, रा रे री भी आता है, तो मेरा मकान संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध का प्रयोग सभी कारक चिन्हों, प्रसर्गों, विभक्तियों के साथ किया जा सकता है, सभी 8 कारक में हो सकता है। देखो किया कर रखा है मैंने, कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र ने, कर्ता कारक। कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को, कर्म कारक। कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र से, करण कारक, संप्रदान कारक। इसी प्रकार सभी कारकों में प्रयोग हो सकता है। ऐसी लाइनें आ जाती है कई बार, ये लाइन लिखी है ना, ऐसी लाइनें पूछ लेता है कई बार, तो ध्यान रखना आप। जेब में रखी हुई घड़ी बहुत सुंदर है। अन्य उदाहरण देख लीजिए आप, नीले कमीज वाला लड़का, उस घर के कोने में बैठा आदमी, तो ये सभी अंतिम पद क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है तो सभी क्या है? संज्ञा पदबंध है। फिर देखिए सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध है, उसे अपने जानेंगे अगली क्लास के अंदर। अभी करेंगे तो क्लास क्या है, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अगली क्लास में अपने करेंगे सर्वनाम पदबंध को, और जो बच गए क्रिया विशेषण है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है। अब सर्वनाम संज्ञा पदबंध में और विशेषण पदबंध में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, वो बता देंगे अपने। तो आपको ये जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी। जो पदबंध है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल पदबंध है। 2-4 बातें हैं बीच बीच में समझाने की, जहाँ आपको समझने की जरूरत है वहाँ मैंने जोर दे करके कह दिया आपको। एक चीज़ बताई थी मैंने कि ये जो अव्यय है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।